नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जिस तरह मैंने आपको बताया था ब्रेक से जाने से पहले कि अभी हमें टुडे स्टोरी में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है कि जैसे कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया में ही जो है वो एक मामलात किसी दूसरे सिमत में जा रहे हैं, तकलीफ है, परेशानी है, डिप्रेशन है। उसी तरह सियासत की बात कर लें तो वहाँ पे भी डिप्रेशन कम नहीं है। अपोजिशन के साथ जो इस वक्त सलूक हो रहा है हुकूमत की तरफ से, उस पर अपोजिशन जो है सरापा एहतजाज है। और नैब के हवाले से जो केसेस जो है वो नैब में बनाए गए हैं, उस पर अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि ये सरासर जो है वो झूठ है। अगर हम जो है वो इसको मजीद जो है वो अगर तफसील में ले जाएं तो जो है ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो असम्बली से खिताब करते हुए जो है वो ये कुछ बातें कर रहे हैं। पहले उनको सुन लेते हैं और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जो है वो बात करेंगे। जी ख्वाजा साद रफीक का शॉर्ट सुनवाइएगा। अब तो माशी सूरत हाल और अबतर हो जाएगी, पूरी दुनिया की हो रही है, पाकिस्तान भी फेस करेगा। आप किस काम पे लगे हैं कि शहबाज शरीफ को दोबारा जेल कैसे भेजना है? अभी भी एक मुआवने खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। खुदा का वास्ता, आगे आपने मजा चख नहीं लिया? हम सबको जेलों में भेजा, हम अदालतों से कोई साल बाद, कोई सवा साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कुछ अभी भी पड़े हैं। खुर्शीद शाह सब किधर है? तकलीफ होती है। एक आदमी जो एक वजादारी का पैकर है, वो एक आदमी पड़ा हुआ है वहां पे कितने अरसे से, हमजा शहबाज पड़ा हुआ है। हम मुकद्दर वाले थे, जेलें काट के आ गए, ये बैठे हुए आपके पास। जी, तो ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान आपने सुना कि आप जो है वो पूरी मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है और आपको अपोजिशन की पड़ी है कि आप जो है वो ये क्या मामला जो है वो कर रहे हैं। पहले भी एक सियासी रहनुमा को जो है वो जेल में रखा गया, फिर हमजा शहबाज शरीफ भी जो है वो अभी तक जो है वो जेल काट रहे हैं, तो ये क्या मामलात है। और ख्वाजा साद रफीक साहब खुद भी जो है वो नैब की जेल में जो है वो रहे हैं, तो अब उनसे जो है वो बचत होकर वो बाहर निकले हैं। तो अब ये क्या मामलात हैं, ईद के बाद कौन कौन सी गिरफ्तारियां जो है वो मुतवक्के हैं, और क्या हुकूमत इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है? सवाल मेरा ये है, और ये सवाल मैं करने जा रही हूँ। हमारे साथ मियां नसीर साहब MPA मुस्लिम लीग नून से ऑन कॉल जो है वो शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जी मेहरबानी। सर बताइएगा। जो आपने कहा, मैं आपको बताता चलूं कि जब हुकूमत आई है, बुनियादी तौर पे ये हुकूमत लोगों की को सर्व करने में संजीदा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब से हुकूमत आई है, कोरोना तो खैर अब से है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों पे कोरोना तब से पड़ा हुआ है जब से इमरान खान की ये हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आई है। माशी तौर पर और सियासी तौर पर हम एक ऐसे इंतशार का शिकार है जिसके अंदर सिवाय इंतकाम के कोई किसी किस्म की कोई सियासत और मुल्क को चलाने की कोई मनसूबाबंदी नजर आती नहीं। कोरोना इस खित्ते के अंदर सबसे आखिर में आया, जिसमें हमारे पास बड़ा वक्त था इसको समझने का कि कोरोना के आने से पहले हमने क्या करना है, कोरोना आने के बाद क्या करना है, और कोरोना के जाने के बाद हमने क्या करना है। सही। आज पूरे पाकिस्तान में लोग माशी मसाइल का शिकार है। लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना से तो शायद लोग इतने ना मरेंगे या मर रहे हैं, मुतासर नहीं हो रहे जितने माशी बदहाली की वजह से इसका शिकार हो रहे हैं। अभी तक मनसूबा बंदी डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें नजर जी है, लॉकडाउन करना है नहीं करना, इससे और इतने मुज़क्किर बयानात सामने आ रहे हैं और ऐसे ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं सुन के बंदे को शर्मिंदगी होती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ये लॉकडाउन जो है ये इशराफिया कराना चाहती है। सही। उसके बाद आती है जी लॉकडाउन जो तो ये मुल्क बचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक कोई मनसूबा बंदी सामने नहीं आई। इस कोरोना के दौरान अगर ये 1 महीना और रहता है, 2 महीने और बढ़ता है, तो हमने पाकिस्तानी लोगों के लिए क्या करना है? 12,000 रुपए दे देना कोई मायने नहीं रखता। मुझे ये बताएं कि आज लाखों लोग इंडस्ट्रीज के बेरोजगार हैं, ना नई इंडस्ट्री लगाने की कोई मनसूबा बंदी है। आपको ये मैं याद कराता चलूं कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहा था जी कि हम इसको परवान चढ़ाने के लिए बड़े इकदाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज की तारीख तक कोई पॉलिसी हुकूमत, ना बरसरी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं दे सकी कि हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सही। सिवाय इस मुल्क के अंदर आप अपनी मर्जी की इंतकामी कार्रवाइयां नैब के जरिए करें। नैब का इदारा पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारा ये नैब का इदारा बदनाम हो चुका है। आज से 2 महीने पहले इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर पाकिस्तान में करप्शन
کو बड़ा हुआ बताया गया है कि कम नहीं हुई, बड़ी है। उसके बाद सियासी इंतकाम के हवाले से ये बताया गया है कि लोगों को इदारों के जरिए तंग किया जाता है। मुझे ये बताया कि अभी साद रफीक साहब का आपने नाम लिया, 16 उस रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर चुकी है नसीर साहब, वो तो कहते हैं वो गलत रिपोर्ट शाया, चले उसको भी गलत मान लेते हैं। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 16 महीने साद रफीक को अंदर रखा, 16 महीनों के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साद रफीक बेगुनाह है और हम नैब की कार्रवाइयों पे ज्यादा बोलना नहीं चाहते वरना इनको शर्मिंदगी होगी। एहसन इकबाल 6 महीने रहे, शाहिद खान 7 महीने रहे, कौन कौन सा बंदा अंदर रहा, किसी का कुछ नहीं बना, कुछ नहीं निकला। तो इसका मतलब ये है कि ये सिवाय सियासी इंतकाम के कुछ नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, ईद के बाद जो है वो गिरफ्तारियों की बात आ रही है, उड़ती उड़ती खबरें हम तक भी जो है वो पहुंच रही हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको बात बताऊं, आपको क्या खतरा महसूस होता है कि क्या मामला जो है वो होने जा रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ के हवाले से खास तौर पर मामले खसूसी ने कह दिया शहजाद अकबर साहब ने कि शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल है। मैं आपको बताता चलूं जी कि ये बड़ी हैरत की बात है कि अभी नैब कार्रवाई शुरू नहीं करता, ये बैठे हुए जो नजूमी है इनको पहले पता चल जाता है कि इसने बचना और इसने नहीं बचना, इसने गिरफ्तार होना और इसने गिरफ्तार नहीं होना। आज चाहे मीडिया हो या पाकिस्तान के आम आदमी हो, वो शऊरी तौर पे ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नैब को प्योरली हुकूमत की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। जब आप गौर करें हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती और अपोजिशन उस पे इतराज उठाती है, लोगों की बात करती है, तो इनको एहतसाब का ड्रामा याद आ जाता है। मुझे ये बताएं कि लोग ये सवाल करते हैं कि आपने 2-2 साल बंदों को अंदर रखा, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं साबित हुई, कोई पैसे नहीं साबित हुए, कोई करप्शन साबित नहीं हुई, तो फिर आपने लोगों को 2-2 डेढ़ की सजाएं किस बात की दी है? हर वो जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, उसमें लोगों को बेगुनाह कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि नैब की ना अहलियत है और ना सलाहियत है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और उनके हवारी जिस इंतकाम की आग में झुलस रहे हैं, उसमें वो इस पाकिस्तान को भी उस आग में झोंकना चाह रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। रही ईद के बाद, मैं आपको बताते चलूं, अब ये गिरफ्तारियां अपोजिशन के लिए कोई मैटर नहीं करती। इवन मीडिया के अंदर भी ये मजाक बन चुका है कि इन्होंने गिरफ्तारी करनी है, मतलब राना सनाउल्लाह वाला मजाक जो इस पूरी पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामे के तौर पे बना हुआ है, जिसके अंदर इदारों को भी जाहिर है अगर कुछ साबित हुआ होता तो वो फिर इस तरह बाहर कैसे बैठे होते? डॉक्टर साहब ये मजाक बन गया ना, इदारों के लिए इन्होंने मजाक बनाया, तो ऐसा अपने आप को इन्होंने मजाक बनाया। क्या समझते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस चीज का जो है वो बदला निकाल रहे हैं? डॉक्टर साहब सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, जो इमरान खान साहब है उन्होंने जिंदगी के जो 35 साल हैं उन्होंने गुजारे हैं, इसके अंदर उन्होंने ना किसी किस्म का कारोबार किया है सिवाय खैराती इदारा चलाने के। तो इस मुल्क को वो बुनियादी तौर पे एक खैराती इदारे की तरह चलाना चाहते हैं। वो खैराती इदारा जिसके अंदर इस मुल्क और कौम की पैथेटिक सूरत हाल वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर वो अकेले ईमानदार है, बाकी सारे बेईमान हैं। वो तो कौम 12 दफा ये कह चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी नालायकी और नाअहली छुपाने का ये बहुत ही एक चीप तरीकाकार है जिससे नुकसान पाकिस्तान को। नसीर साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि करप्शन के लिए मुलाजमीन के अकाउंट इस्तेमाल हुए, ये मुआविन खसूसी शहजाद अकबर साहब की तरफ से बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसके पूरे सबूत मौजूद हैं कि पैसा बाहर कैसे गया और मुलाजमीन के अकाउंट कैसे इस्तेमाल किए गए। अब वो इतना बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या? डॉक्टर साहब आज 2 साल होने को है, 2 साल से पहले ये राग ये अलाप रहे हैं कि मुलाजमीन के अकाउंट हैं, NLG के अंदर फ्रॉड है, राना सनाउल्लाह साहब की मतलब मंशियात पकड़ी गई, कोई चीज आज तक साबित हुई है। असल खौफनाक बात यह है कि इतनी बड़ी लीडरशिप कौमी इदारों के अंदर जो बैठी हुई है, जिनको झूठ बोलते हुए लम्हा भर की शर्म नहीं आती, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि मीडिया पे बैठे हुए और लोगों को बैठे बैठे ये कहते हैं कि यार ये इतनी बातें कर रहे हैं कि शायद कोई चीज सच हो, लेकिन एक बात भी सच साबित नहीं होती। और उसका बुनियादी नुकसान ये है कि लोगों के अंदर जब लोग इस किस्म का पॉलिटिशियंस का चेहरा देखते हैं तो वो अब उन्होंने यकीन करना छोड़ दिया है। मैं आपको बात बताऊं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, लोग इनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। लोगों को पता है कि ये झूठ के अलावा कोई बात नहीं है, 3 महीने के लिए केस होगा, इन्होंने बच्चों को अंदर रखना है। लेकिन एहसन इकबाल जैसे बंदे को उन्होंने 4 महीने अंदर रखा और आखिर में अदालत को कहना पड़ा कि नैब को अपनी सलाहियत बढ़ानी चाहिए इंक्वायरी करने के हवाले से। सही, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम के ये इदारों का ये कह देना बहुत बड़ी बात है। ईद के बाद मैं आपको बताता चलूं, इनको ये पता है कि अवाम बहुत तंग है, लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, भूख से तंग है, उन्होंने सड़कों पे आना है और अपोजिशन उनका साथ देना है। सही
ये सिर्फ उस मूवमेंट को रोकना चाहते हैं, सही, अपनी नाअहली को छुपाना चाहते हैं। तो आप लोगों का ऐसा कोई प्लान है कि आप अवाम के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, आप अवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और उसके बारे में हुकूमत को खबर है और इन चीजों को रोकने के लिए जो है वो आप कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई? मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताएं, जब हम अपने हलकों में जाएं, हम लोगों में जाएं, तो लोगों को क्या तसल्ली दे, क्या कोई एक ऐसा कारनामा बताएं जो हुकूमत ने लोगों के लिए किया है, क्या कोई ऐसा रिलीफ बताएं कि हम कहें कि ये उन्होंने आवाम हुकूमत का तो एक ही मौकफ है कि आप लोगों ने उनको खजाना खाली दिया था, वो अब इसको भरने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। उनके पास तो जो हुकूमत आई है वो खोखली है, इसको जो है रिन्यू करने के लिए उन्हें तो कुछ वक्त चाहिए। उनके पास एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही बात है कि हमें वक्त चाहिए। आप क्या कहते हैं? रुक जाए, मैं आपकी बात मान ली, खजाना भी खाली कर दिया, हर चीज कर दी जी। मुझे ये बताएं कि 2 सालों के अंदर 16 लाख बेरोजगार हुए, ये बेरोजगारी हम तो नहीं देके गए थे। सही है, कह रहे खजाने तो 39 लाख लोग अब इन्होंने बेरोजगार कर दिए, हम तो नहीं देके गए थे। इस मुल्क के अंदर BRT मंसूबा नहीं बन रहा, वो हम तो नहीं रोक रहे भाई कि ना इसको बनाएं। इन्होंने अपने 3 दफा इन्होंने अपने मिनिस्टर चेंज किए, सूबाई मिनिस्टर चेंज किए, 19 के करीब मिनिस्टर ये करप्शन की बुनियाद पे चेंज कर चुके हैं, वो तो हमने नहीं दिए इनको भाई। हीर चीनी की करप्शन तो हमने नहीं दी इनको, चीनी आटा सारा बुहरान वो हमने तो नहीं दिया भाई। हम कह रहे हैं हमारे पे जो इल्जाम लगाए वो अलग है। मुझे इन 2 सालों के अंदर कोई एक काम अच्छा जो अवाम के रिलीफ के लिए, जिसको अवाम महसूस करते हो कि ये हमारे लिए बेहतरी का सबब बनेगा, कोई एक काम सामने नहीं आया। सर, ये जो बयान सामने आया कि शहबाज शरीफ साहब का बचना मुश्किल है, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें कि अगर खुदा ना खासा कोई आगे जो है वो प्री प्लान कोई काम किया जाता है या कोई भी मसाइल होते हैं, या जिस तरह शहजाद अकबर ने कहा कि हमारे पास जो है वो इसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनका भी बयान सामने आया कि माजी के इल्जामात भी झूठे निकले और ऐसे ही अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। इस हवाले से भी जरा थोड़ा सा बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये अब एक सियासी जमात तो रही नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप इसका बगौर जायजा लें तो ये एक हम ख्याल लोगों का एक वो ग्रोह है जो इलेक्टेड भी नहीं है। सही। वो नासिर गिल हो, वो शहजाद अकबर हो और इस तरह के पता नहीं बेताशा जिंदगी में कभी काउंसलर भी नहीं बने, जिन्हें किसी असेंबली का मुंह नहीं देखा, किसी हल्के का मुंह देखा, जिनको पता नहीं है लोगों के मसाइल इस वक्त हैं क्या। सो वो के बुनियादी तौर पे समझते हैं कि जो हम ये ड्रामा कर रहे हैं, ये जो एक्टिंग और एक जो फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये फिल्म बहुत बाजार में बिक रही है। लोग सराह रहे हैं कि जो आप अपोजिशन को स्क्रू कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मीडिया को तंग कर रहे हैं, इदारों को तंग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग पूरी तरह समझ चुके हैं, हर चीज हर एक को क्लियर है कि हुकूमत जब हमारे लिए नहीं करने कुछ पाती तो फिर वो उनको शहबाज शरीफ याद आता है। दूसरी बात, ये खान साहब खुद अपनी मीटिंग्स के अंदर कह चुके हैं कि बुजदार की शक्ल में उन्होंने एक ऐसा इजाब पंजाब के ऊपर नाजिल किया हुआ है जो डिलीवर नहीं कर सकता। अब चूंकि वो शहबाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनके पास एक ही है, एक ही बात है डॉक्टर साहब कि वो शहबाज शरीफ का चेहरा मस्ख करना चाहते हैं कि इनका हम चेहरा मस्ख करेंगे क्योंकि हम डिलीवर नहीं कर सकते। डिलीवर करने में वो शहबाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर पा रहे, जब वो मुकाबला नहीं कर पा रहे तो वो मस्ख करने की कोशिश करते हैं। यही हाल इमरान खान का है कि जब वो डिलीवर नहीं कर पाते तो वो फिर अपोजिशन का और वो लोग जो काम करते हैं। साहब, कोरोना वायरस इस वक्त जो है वो पूरी अवाम को लपेट में ले रखा है। एक ऐसा खतरनाक वायरस है कि जो कहीं भी किसी को भी, किसी भी शख्स को जो है वो खुदा ना खास्ता इफेक्ट कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर? जाहिर है कि सवालिया निशान भी है कि हॉस्पिटल्स में जो है वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स के मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार किए हुए हैं, डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं, सिर्फ उन डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं जो कोरोना पेशेंट को डील कर रहे हैं, बाकी जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ड्यूटी ऑन ड्यूटी है उनकी भी तो जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीजें आप खुद इस चीज का बेहतर तजिया कर सकते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, इतनी पैथेटिक सूरत हाल, मैं अब बात करते हुए मैं खुद शर्म आती है कि असेंबली के मुलाजमीन के पास पहनने को मास्क नहीं है। सही। इस मुल्क के अंदर हर दूसरे और तीसरे स्टोर पे जाली सैनिटाइजर बिक रहे हैं, किसी ने पूछा आज तक? चौकों में खड़े हुए लोग अंडर गार्मेंट्स के मास्क बना बना के पहन रहे हैं, किसी ने पूछा है? बल्कि मजाक बनाते हैं और मीडिया में आता है जी ये भी चल रहा है। सो इस मुल्क के अंदर मैं आपको बात बताऊं, हम हल्कों के अंदर हैं, लोग कोरोना से कम खौफजदा है, इमरान की हुकूमत से ज्यादा खौफजदा है। लोग डरे हुए हैं कि ये हुकूमत रही तो इस मुल्क के अंदर कोरोना रहेगा। लोगों के लिए इस मुल्क के अंदर तो कोरोना अगले 3 साल के लिए है और वो इमरान खान और उसकी हुकूमत की शक्ल में है। लोग अब कोरोना से डरना बंद कर दिया है। लोग ये समझते हैं कि ये हुकूमत रहेगी तो हमारी बेरोजगारी रहेगी, हमारे मसाइल रहेंगे, इस मुल्क के अंदर सियासी तौर पे बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत रहेगी। इस मुल्क के अंदर सिवाय सियासी लड़ाई के कभी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर ले और कभी हमजा को कर ले, इसके अलावा
مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شہزاد اکبر صاحب کا مجھے نام لیا ہے, مجھے پورے پچھلے ایک ہفتے کے اندر کوئی ایک بندے کا نام بتائیں جس نے آگے لوگوں کے لیے ریلیف کا کوئی پیکج اناؤنس کیا ہو, لوگوں کی بہتری کی بات کی ہو, کورونا کو کنٹرول کرنے کی بات. پیکج دیا تو ہے, 12,000 روپے دیے, ٹائیگر فورس بنائی ہے جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان سامنے نظر نہیں آتا ہے. ٹائیگر فورس کہاں ہے, کیا کام کر رہی ہے, کیا معاملات ہیں, وہ لوگ ہیں کون, کہاں سے آئے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کس کو راشن پہنچا رہے ہیں, ابھی تک یہ تو کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. تو لیکن آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ پوزیشن کی اور حکومت کی یہی صورتحال رہی تو یہ کرونا وائرس سے نمٹیں گے کہ آپس میں ہی جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ جھگڑوں اور فساد میں پڑے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ, ہم تو نہیں کہتے کہ ہم بیٹھے ہوئے گھروں میں حکومت اپوزیشن اور کہ جا کے ان پہ کیس بنائے, 8 مہینے کے لیے بندے اندر ڈالیں اور 8 مہینے کے بعد بندے باہر آ جائیں. یہ جو انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 2 مہینے سے اس ملک کے اندر ادارے اور سکولز بند ہیں. صرف پنجاب کے اندر 10 لاکھ کے قریب ایجوکیشن کا سٹاف ہے جن کو ہم بلینز آف روپیز سیلری بھی پے کر رہے ہیں. اگر وہ ٹرینڈ ایجوکیشن سٹاف سے یہ کام لیا جاتا اور وہ غیر سیاسی بنیادوں پہ جا کے اپنے علاقوں میں اور شہروں میں کام کرتے تو کسی ٹائیگر فورس کی ضرورت تھی؟ اسی طرح اور ادارے ہیں جو ادارے بند ہیں, ویلفیئر کا ادارہ ہے, اس کے علاوہ بے تحاشا اور ادارے ہیں سرکاری محکمے جن کے ملازمین گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے ذمہ لگاتے جا کے کام کریں, لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے وہ. سر ابھی تو ہائر ایجوکیشن کے جتنے بھی بیچارے اساتذہ ہیں جن کی سیلریاں میرا خیال ہے کوئی لاکھ یا اس سے تھوڑی سی اوپر ہوں گی, ان کی سیلریز بھی جو ہے وہ جمع کر کے 45 لاکھ کا چیک جو ہے ہائر ایجوکیشن منسٹر نے جو ہے وہ سی ایم فنڈ میں دے دیا. آپ اس پر جو ہے وہ کیا تبادلہ خیال کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی, ایک تو ان کے پاس کام کو نہیں پوچھے بغیر ان کی سیلریز کاٹی گئی ہیں, اور صرف یہ نمبر گیم کے چکر میں کہ جی ہم نے کس منسٹری نے کتنا فنڈ جمع کرایا. ابھی آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی, جس ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو 1.5 مہینے سے زیادہ گزر جائے اور اس کے ڈاکٹرز جنہوں نے لوگوں کا علاج کرنا ہے وہ احتجاج کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس ماسک نہیں ہے, کٹیں موجود نہیں ہیں, تو اس ملک کے اندر پیشنٹس کا کیا حال ہوگا؟ آج کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, ہمارے پروگرام کا ٹائم کیونکہ ہمارے پاس شارٹ ہے, کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. ایک آخری پوائنٹ آپ سے لینا چاہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کے بارے میں؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں, ہم انہیں گرانا نہیں چاہتے. صحیح ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا وقت پورا کریں. پاکستانی لوگوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ یہ تصور کیا تھا کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرتی ہے. یہ واحد حکومت آئی ہے جو ڈیلیور نہیں کر پائی. ہم اب بھی انہیں کہتے ہیں کہ اپوزیشن ان کی ٹانگیں کھینچنا نہیں چاہتی, اپوزیشن حالات خراب نہیں کرنا چاہتی, ورنہ پنجاب اسمبلی میں 9 کا فرق ہے, اوپر 8 ممبرز کا فرق ہے, کون سی مشکل بات ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے اس حکومت کے اندر انہوں نے اداروں کو بھی بدنام کیا, انہوں نے سیاست کا بھی ستیہ ناش کیا. تو آپ نہیں کرنا چاہتے تو اگر حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو آپ عوام کے لیے تو آواز اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اپوزیشن, جب آپ نمبرنگ کی بات کر رہے ہیں, اگر اپوزیشن اتنی تگڑی ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ کیوں میدان میں نہیں آتے؟ تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے 2 سال کا وقت ان کو دے دیا. اچھا, دے دیا. 2 سال کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. عید کے بعد ایک بہت بڑا پورے پاکستان کے اندر احتجاجی کیمپین ہوگی جو صوبائی حلقوں کی سطح پہ جس کا آغاز کیا جائے گا. اس کے بعد شہروں اور پھر ڈویژن اور پھر ہر صوبے کے اندر ایک بڑے بڑے اجتماعات رکھے جائیں گے اور لوگوں کی آواز بن کر ان تک لوگوں کے مسائل کے دور میں آپ ایسا کریں گے تو اس سے کورونا کو پھیلنے میں اور یہ ایس او پیز پہ کس طرح آپ اسے فالو کریں گے؟ اگر آپ جو ہے وہ اجتماعات کریں گے یا باہر نکلیں گے یا لوگوں کو لے کے باہر نکلیں گے تو یہ بھی ایک خطرہ ہے. بیٹھیے, کوئی لاک ڈاؤن کوئی ایس او پی فالو ہوا ہے ان کے؟ آپ دیکھیں ٹائیگر فورس جب منسٹر چیک بانٹ رہے ہیں, جلسے جلوس کر رہے ہیں, کسی چیز کو انہوں نے فالو کیا ہی نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا تو انہوں نے خود ستیہ ناش کیا ہے. ایس او پی نہ حکومت نے خود فالو کیا نہ لوگوں کو فالو کرنے دی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے, ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا کی وبا سے پاکستان جان چھوٹے, اور اس یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس عمرانی کورونا سے بھی لوگوں کی جان چھوٹے اور لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے. عمرانی کورونا بنا دیا آپ نے. ٹھیک ہے میاں نذیر صاحب, بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کا, اور بڑی سالڈ اور بڑی جو ہے وہ آپ نے صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ حکومت کے بارے میں جو ہے وہ باتیں بھی کی ہیں اور بتایا بھی ہے, اور اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو دعا آپ نے لاسٹ میں دی ہے تو میں تو نہیں اس کو دہرا سکتی. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر رحم کرے. اسی کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو گلدستہ رمضان میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں, جس میں ہمارے پاس آن کال جو ہے وہ صاف حمدانی صاحب ہوں گے. حمدانی صاحب کے بیٹے جو مختلف چینلز پہ آپ انہیں جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہوئے سنتے ہیں. کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں. حضرت علی کے یوم شہادت کے حوالے سے آج کا ہمارا بقیہ پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھیں گے, تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ حضرت علی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ہم کلام سے جو ہے وہ پروگرام کو اور رمضان المبارک کے حصے کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. اسی کے ساتھ ایک بریک, اور بریک کے فوری بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہ علی خان.